हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर 5। और उसमें अपन डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, क्या हमारा कैसे होता है। अभी हम लोगों ने हार्ट का शेप पढ़ा और हार्ट का फंक्शन पढ़ा कि किस तरह से काम करता है हार्ट। तो बच्चों, आप ये सब चीज़ें मुझे आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाया हूँ अभी तक। अच्छे तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है विद्युत हृदय लेख 18.3.3। आप शायद अस्पताल में टेलीविज़न के दृश्य से परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी 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 की आवाज़ सुन सकते हैं। और इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है तथा और मशीन को ये बोला जाता है। विद्युत लेख जो होता है हमारा, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारी मशीन होती है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो जो हमें अपना ईसीजी प्रोवाइड करती है सीट के रूप में, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ईसीजी हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आलेखी प्रस्तुतिकरण है और बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी की अब डायग्राम देख लीजिए इधर। अभी पी क्यू, ये हो गया पी, ये QRS, ये आर्टिकुलर सिस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। आर्टिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का चित्र है ईसीजी का। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। अब हमारा कहाँ पे, यहाँ प्राप्त करने के लिए एक मशीन रोगी को तीन विद्युत लीड से दोनों कलाइयों में और हमारी एक बाईं एड़ी में जोड़कर लगातार मशीन पर लगातार निगरानी प्राप्त किया जाता है। जो कि डायग्राम मैंने बना लिया था कि हमारे दोनों कलाई में रिजिड में और एक लेफ़्ट एंकल में, दोनों कलाइयों में और लेफ़्ट एंकल में हमारे वो यह मशीन लगाई हुई होती है। ये यहाँ ये देखिए, बाईं एड़ी में और दोनों पैरों में। तो हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ पर केवल मशीन ईसीजी के बारे में बताएगी। और स्लाइड थोड़ा छोटा कर ले तो चीज़ें सही रहें। यहाँ मशीन केवल ईसीजी के बारे में बताएगी हमारी। और ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष P से T तक दर्शाते हैं, जो हृदय विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। P तरंग आलिंद के उद्दीपन को विध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जिसमें दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। QRS तरंग सम्मिश्र निलय के विध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को प्रदर्शित करता है। और संकुचन निलय को अध्रुवण करता है, डीपोलराइज करता है, जो कि निलय के संकुचन को करता है। और संकुचन जो हमारा क्यू तरंग है, क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो कि सिस्टोल की ओर का द्योतक होता है। और टी तरंग निलय के उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस लाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जो कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। और टी तरंग का संकुचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टतया एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्रों की संख्या गिनने से एक मनुष्य के हृदय दर को भी निकाला जा सकता है। मतलब हमारे ये जो QRS है उनकी संख्या को गिनकर हम किसी मनुष्य का ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का गिनते हैं, उसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक व्यक्ति का कैसे क्या है वो। यद्यपि
तरह तरह के व्यक्तियों में ईसीजी संरचना अलग अलग ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है। इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्य अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः इसको चिकित्सकीय महत्ता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसमें चिकित्सकीय महत्ता की। और ये हमारा जो पीत तरंग है वो आर्टिकुलर डीपोलराइजेशन करता है और आर्टिकुलर सिस्टोल है। और क्यूआरएस तरंग जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और टी तरंग जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन करता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब निलय का जो हमारा है अनुशिथिलन होता है। तो इस प्रकार ये तीनों आप लोगों को याद रखने हैं, मेन इसका सार यही है। और यहाँ पे जो लिखा गया है इतना सारा, और संकुचन कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखते हैं वो भी याद रखिएगा। अब डबल सर्कुलेशन अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग में रक्तवाहिनियों धमनी सिराओं से रक्त बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और सिरा में 3 परतें होती हैं और अंदर की परत जो है सल्की आच्छादित ऊतक से बनी होती है, जिसे अंतःकंचुक अंतःस्तर कंचुक कहते हैं। चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे युक्त मध्य परत होती है जिसमें कि स्मूथ मसल्स होती हैं। और कोलेजन रेशे हमारे जो होते हैं, कोलेजन रेशों से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक का बाह्य कंचुक बना होता है। सिराओं का ल्यूमेन ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत, और सिराओं में मध्य कंचुक जो है अपेक्षाकृत पतली होती है। जब मध्य कंचुक पतली होगी तो उसका अंदर डायमीटर ज़्यादा होगा और धमनियों में स्पेस कम होता है, उनका डायमीटर अंदर कम होता है। तो ये याद रखिएगा, उनकी मध्य कंचुक मोटी होती हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारी जो धमनी सिराएँ होती हैं वो 3 लेयर से बनी होती हैं। सबसे बाहरी परत बाह्य कंचुक जो कि सल्की उपकला से बनी होती है, फिर मध्य कंचुक चिकनी पेशियों से बनी होती है, लचीले रेशे युक्त मध्य कंचुक कहलाती है, और जो कोलेजन रेशे युक्त संयोजी ऊतकों से बनी होती है वो हमारा बाह्य कंचुक है। और उसे सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है जो कि, और सिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसी धमनियों में जाता है, फुफ्फुसी धमनी में चला गया, जबकि बाएं निलय द्वारा रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस सिराओं से होता हुआ आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है। यह संचरण फुफ्फुस संचरण कहलाता है। मतलब एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, आप लोग समझिएगा, इसे फुफ्फुस संचरण कहते हैं। यहाँ तक आपको बता दूँ, जैसे हमारा हृदय है एक, तो हृदय के 4 भाग हैं ना, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन कैसे कंप्लीट किया गया है, बताया गया है कि जब ब्लड हमारा यहाँ से फुफ्फुस धमनी में जाता है निलय से, दाएं निलय से, और दाएं फुफ्फुस धमनी से फिर फेफड़े में गया, और फेफड़े से हमारा बाएं आलिंद में आया फुफ्फुस सिरा से। ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, एक पूरा साइकिल बन गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये यहाँ एक। अब दूसरा हम लोग इधर पढ़ेंगे नीचे साइड। तो हमारा इस प्रकार का यह संचरण फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त धमनियों से होता हुआ धमनिकाओं तथा केशिकाओं से होता हुआ ऊतकों तक जाता है। वहाँ ऑक्सीजन रहित होकर सिरिकाओं तथा महाशिरा से होता हुआ दाएं आलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध संचरण पोषण पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुँचाता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। यह एक अनूठी संवहनी जो है संवर्धता आहार नाल व यकृति के बीच में पाई जाती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण कहा जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका सिरा रक्त को इसके पहले की क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में विशेष प्रकार के परिसंचरण कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। तो यहाँ पर एक अनूठी परिघटना अब हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, डबल सर्कुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक हमारे हृदय के ऊपर तरफ फेफड़े से गया ब्लड, और फेफड़े से कहाँ से, मतलब किससे गया, पहले हमारी कौन सी फुफ्फुस धमनी जो है कोरोनरी आर्टरी से लंग्स में गया दाएं निलय से,
और लंग से फिर किधर आया, फिर से उधर फेफड़े में आ गया बाएं आलिंद में फुफ्फुस सिरा से, और इधर जब हमारा निलय से बाएं निलय से जाएगा पूरे बॉडी ऑर्गन को प्रोवाइड किया जाएगा, फिर दाएं आलिंद में आएगा। तो इस प्रकार से डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यह एक अनूठी संवहनी अर्धपर घटना जो होती है यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका परिसंचरण हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और यकृत निवाहिका सिरा रक्त को इसके सबसे पहले क्या करता है, आंत्र से यकृत तक पहुंचाता है, हमारे आंत से इंटेस्टाइन से यकृत तक पहुंचाता है। यही हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। यकृत निवाहिका सिरा इस कार्य को पूरा करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये डबल सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए दिखाया गया है डायग्राम में, तो आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं किस प्रकार से है यहाँ से। हाँ, मैंने जो आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि ये हमारा फेफड़ा तक एक सर्कुलेशन इधर हुआ और दूसरा सर्कुलेशन इधर हुआ, तो इसे ही हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारी कौन सी आर्टरी हो गई, कोरोनरी आर्टरी ये, और ये कौन सा हो गया, ये हमारा फुफ्फुस सिरा, कोरोनरी आर्टरी नहीं सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन हो गया, और ये आयोटा हो गया महाधमनी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, और ये हमारा महासिरा हो गया, महासिरा वीना कावा। इस प्रकार से ये पूरा है। और धमनी सिरा की संरचना बताई गई है। और देखिए हमारी जो धमनी वाला स्ट्रक्चर है ये धमनी है, तो इसमें जो चिकनी पेशी की लेयर है वो ज़्यादा मोटी है, मध्य कंचुक, और बाह्य कंचुक किसका बना हुआ होता है, सल्की हमारा संयोजी ऊतक का, और अंतः कंचुक किसका होता है, सल्की उपकला का। तो इस प्रकार से यह, और इसका ल्यूमेन अवकाशिका देखो जो है धमनी की वो सक्रिय होती है। धमनी की अवकाशिका में कम स्पेस है और इधर इसकी अवकाशिका में ज़्यादा स्पेस है, आपको दिखेगा ये सिराओं की अवकाशिका में। ये हमारी सिरा हो गई जो सिरा का, तो सिरा के अवकाशिका में अधिक स्पेस आपको दिख रहा होगा। ये हमारी सिरा है, उसका मध्य कंचुक देखिए पतला है, और ये ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा होता है, और ये चिकनी पेशियाँ जो हैं सारी चीज़ें हैं, ये हमारी धमनी सिरा का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से ये आपको पूरा अध्ययन किया जाता है। कोशिका जो है कैपिलरी एसिड होती हैं। अब हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन आंतरिक होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक जी आ रहा। तो बच्चों अब लोग अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैंने रोक दिया था वीडियो, मुझे एक ज़रूरी काम था उसके लिए जाना पड़ा था। तो हमारा कहाँ था, हृदय क्रिया का नियमन, जो कि हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन आंतरिक होता है, अर्थात यह विशेष पेशी नोडल ऊतकों द्वारा होता है, स्वनियामक होता है, इसलिए हृदय को हमारा मायोजेनिक कहते हैं। और मेडुला ऑब्लांगेटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकते हैं। अनुकंपी तंत्रिका जो हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं जो कि हृदय क्रियाओं को नियमित कर सकती हैं। केवल वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संकेत हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है, निलय संकुचन को बढ़ा देता है, हृदय निकास को बढ़ा देता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो हृदय स्पंदन एवं इन क्रियाओं की गति को कम करता है केवल। और देखिए हमारा जो हृदय है उसका एकदम अपना काम अलग है, उसका सारा सिस्टम अलग है। केवल हमारे एक मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा में जो दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं जो कि हृदय क्रिया का नियमन कर सकती हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी जो होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक जो होती हैं वो चीज़ों को इम्पल्स को बढ़ाती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक हैं परानुकंपी हैं वो चीज़ों को फिर से कम डाउन करती हैं। अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। और एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन व ये क्या करता है, अधिवृषण अवस्था मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है मेरी एड्रिनल मेड्यूला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारी उसका दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला। और ये ग्लैंड कहाँ होती है हमारी, उसके ऊपर होती है, जो हमारा ये होता है किडनी के जस्ट ऊपर एक ऐसे यू शेप में होती है एड्रिनल ग्लैंड। मैं आपको भी बता देता हूँ इसमें स्ट्रक्चर बना के कि ये हमारी ऐसे किडनी हो गई, ये किडनी हो गई दो, तो दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ऐसे एड्रिनल ग्लैंड होती है, और जिसमें दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का भाग, एड्रिनल मेड्यूला अंदर का भाग। तो एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वो हमारे दो प्रकार के हार्मोन रिलीज़ करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हमारे हृदय के निकास को बढ़ाते हैं, वो भी यही काम करते हैं। वो यहाँ पे बता दिया गया, वो आगे हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हृदय परिसंचरण की विकृतियाँ, अब हमें इसमें हम लास्ट अपने उसमें आगे हैं चैप्टर के विकृत में। अब हृदय परिसंचरण अतिरक्त दाब वह अवस्था है जिस अवस्था में हृदय रक्तचाप सामान्यतः 120 या 180 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 को प्रांकुचन या हमारा
जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसे हम 120 बोलते हैं, और डायस्टोलिक जो होता है और 80 mmHg वाला हमारा अनुशीतलन डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक 120 बटे 80, ये याद रखिएगा। कभी पूछ लेता है सिस्टोलिक कौन है डायस्टोलिक कौन है, तो उसमें अपन को कन्फ्यूजन हो जाता है। यदि किसी रक्त दाब को बार बार मापने पर भी 140 बटे 90, 140 क्या है सिस्टोलिक है संकुचन वाला, और 90 क्या है डायस्टोलिक वाला जो कि अनुशीतलन वाला है, तो वह अति तनाव की स्थिति है। और उच्च रक्तदाब हृदय की बीमारियां को जन्म देता है तथा इससे महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क व वृक्क हमारे जैसे अंगों को यह प्रभावित कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर रहेगा लगातार बना रहेगा तो। अब हमारे लास्ट डिजीज़ कुछ हैं, तो इनमें हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है होता है एक ठो हृदय धमनी रोग। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हृदय धमनी रोग यह है एक हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एंथीरोकॉन्ड्रिन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिससे हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं, और इस बीमारी में धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा तथा अन्य वसीय ऊतकों के जमाव के कारण होता है, जिससे कि धमनियों की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। तो वैसे भी धमनी की लेवल कम होती हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है कि जब हमारी जो धमनी और सिराएँ हैं उनमें बीच में कुछ कैल्शियम जम गया है, कुछ भी जम गया, तो जो फ्लो है वो रोकने लगेगा, एक बैरियर का काम करने लगेगा, तो जिससे हार्ट को ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उससे ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। एंजाइना दूसरा, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, एंजाइना पेक्टोरिस हृदय सूल पेक्टोरिस जो है भी कहते हैं। इसमें हृदय पेशियों में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तब सीने में तेज दर्द होता है, जिसे एंजाइना कहा जाता है। हृदय सूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था या वृद्धावस्था में यह सामान्यतया होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है। रक्त बहाव अगर हमारा प्रभावित होगा, और ये केवल जैसे जिम उम करते टाइम कभी अचानक से चेस्ट पेन, और ये राइट साइड पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, लेफ्ट साइड नहीं होता, ये याद रखिएगा। अब हार्ट फेल्यूर, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों को पर्याप्त आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता जब हृदय, तो इसको कभी कभी संकुचित हृदयपात भी कहते हैं। हार्ट फेल्यूर, हार्ट काम करना मतलब पर्याप्त नहीं सब चीज़ें कर पा रहा है, फेल हो गया, तो क्योंकि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। और हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता। हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त होती है और उससे एकाएक क्षति पहुंचती है। तो हमारा यहाँ पर हृदयपात और हृदयघात में क्या हुआ, हृदयपात में क्या होता है बच्चों, जो हृदयपात है वो पर्याप्त आपूर्ति नहीं पहुंचा पा रहा है अचानक से, जब हार्ट फेल्यूर हो गया है ना, पर हृदयघात जो है उसमें अचानक से हृदय का धड़कन बंद हो जाता है, हार्ट बीट करना बंद कर देगा अचानक से, तो उसे ही हृदयघात कहा जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाई ब्लड प्रेशर पहला, फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाता है। आप लोग नॉर्मल जीवन में भी सुने होंगे बहुत सारे लोगों को, बाईपास सर्जरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो यही है वो। और फिर तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंजाइना पेक्टोरिस, और चौथा हम लोगों ने हार्ट फेल्यूर, और पांचवा हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट, इसे कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। तो हार्ट फेल्यूर में रक्त में हमारी पर्याप्त आपूर्ति जो होता है, वो बीमारी में क्या होता है, हृदय को पर्याप्त आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार नहीं कर पाता, और जो हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, हृदयघात में कार्डियक, यही है कार्डियक अरेस्ट। और हृदयपात तो हमारा हार्ट फेल्यूर है जो कि पर्याप्त आपूर्ति नहीं करता, एकाएक क्षति होती है उसमें। इसी प्रकार से यह चैप्टर अपना कंप्लीट होता है बच्चों। सो अपने मेरे चैनल को लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करिए अच्छे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और सारे वीडियोस बनाऊंगा। और इसी प्रकार से बच्चों चलेंगे अपन, अच्छे से अध्ययन करेंगे, और लाइक भी कर दीजिए। और बच्चों जल्दी से मेरा चैनल भी मोनेटाइज करवा दीजिए ना, 1000 सब्सक्राइबर और कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। सो थैंक यू बच्चों, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। 5 लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाकायदा आराम से, कोई जल्दी नहीं की। डबल सर्कुलेशन अपन ने इसमें पढ़ा कि कैसे हमारा फुफ्फुस वाला सर्कुलेशन होता है, और इधर
ये वाला सर्कुलेशन। फिर हम लोगों ने ईसीजी पढ़ा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी मैं फिर से समझा दूंगा। तो उसमें केवल हमारा QRS जो होते हैं, PQRS 3 प्रकार की तरंगे हैं, वो आप याद रखिएगा। एक बार आपको डायग्राम शायद उस समय नहीं दिखाया था, तो एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये हमारा QRS तरंगे हैं, जो कि कहाँ गया वो, यही है, हाँ सॉरी बच्चों, ये है, हाँ। तो ये जो हमारा हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो जो ये ग्राफ होता है उसे ग्राफ नहीं बोलते, जो हमें सीट प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये नीट में पूछा जाता है, मेरे आकाश के टेस्ट में भी पूछते हैं। जैसे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी से उस समय याद नहीं आता, बस टिक किए, जल्दी से आगे बढ़े, अपने पास समय बहुत कम रहता है। और बायो को तो बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना है बच्चों, मोर देन मतलब 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 to 45 मिनट्स में आपको बायो को सॉल्व करना है। 90 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ के, पढ़ के और सही आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो ना बने उसको मत टच करिए, तुक्का नहीं लगाइएगा बिल्कुल भी। हाँ, यहाँ पर ये हमारा पी तरंग जो है आर्टिकुलर सिस्टोल है, ये आलिंद संकुचन है पी तरंग। और QRS तरंग जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये आर्टिकुलर सिस्टोल, आर्टिकुलर डीपोलराइजेशन पी तरंग, QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS तरंग जो है। और टी तरंग क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसी प्रकार से ये से डायग्राम आपका बना रहता है। डॉक्टर हमारे QRS की जो है संख्या गिन के किसी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं और उससे नैदानिक बहुत सारा उस इलाज में उपयोगी होता है। यही हमारा ECG है, इससे यही क्वेश्चन पूछता है। 2 लीड हमारे हाथ में जुड़ते हैं और एक बाईं एड़ी में, बाएं एंकल में, लेफ्ट एंकल में जुड़ता है, ये लीड भी होती हैं। और आर्टरी और वेंस के हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा कि आर्टरी वेन क्या होते हैं। तो आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो कम होता है, वेंस का ज़्यादा होता है, मध्य कंचुक जो है उसका वेन का पतला होता है और आर्टरीज का मोटा होता है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से सब समझ में आ गई होंगी। सो बाय बाय बच्चों, अब लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करते हैं, अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना एक्सक्रेटिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सक्रेशन वाला, तो वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।